नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की और बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। बात हम करेंगे प्रशांत किशोर की, जो बिहार बदलाव यात्रा चल रही है उसकी, साथ ही राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा की। आप कहेंगे क्यों राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी को एक साथ जोड़ने का मतलब क्या है? उसका कारण समझिए। एक तो चुनाव का वर्ष है और हर दल अपनी अपनी रणनीति के अनुसार कुछ चीजें जो कही जाती है वो दिखती नहीं, जो दिखती है वो कही जाती नहीं। मतलब निशाना कहीं होता है, तीर कहीं चलती है, निशाना कहीं और होता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपने सुना होगा प्रशांत किशोर के कई बयानों को। लगातार इन दिनों प्रशांत किशोर राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं प्रशंसा? राहुल गांधी के हर मांगों से सहमति जताते हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो बीजेपी के चुनाव में हेराफेरी का मुद्दा हो, या फिर बिहार में पलायन का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो। आप लगातार गौर करके देखिए। आप याद कीजिए, जब कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी तो पलायन रोको यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान प्रशांत किशोर पटना की सड़क पर छात्रों के साथ गिरफ्तारी कर दे रहे थे और प्रशांत किशोर भी उस आंदोलन में शामिल हो गए थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों वाला आंदोलन में, आपको याद होगा। ठीक है, मतलब पलायन की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। निशाना मतलब राहुल गांधी की हर मांग, राहुल गांधी के हर नैरेटिव को एक प्रकार से आप कहिए तो प्रशांत किशोर लगातार इंडोर्स कर रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी की भी आलोचना नहीं कर रहे हैं, केवल एक बिहार से जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दा के अलावे। कैसे? आप लगातार आप सुनिए प्रशांत किशोर को, लगातार वो कहते हैं कि बिहार का व्यक्ति कब तक गुजरातियों का जेब भरेगा। मतलब बिहार के युवाओं को कब तक गुजरात में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब इंडस्ट्री लगता है गुजरात में और इसीलिए बिहार के लोग वहां जाकर नौकरी करते हैं। बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्री लगती? यह सवाल प्रशांत किशोर करते हैं। तो इस बहाने आप जोड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी का नाम, लेकिन नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला प्रशांत किशोर नहीं करते। क्या कारण है? आज हम इसको जानने का अगर प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मामला आता है ध्यान में कि बिहार का चुनाव और बिहार की राजनीति अगर हम लगातार देखें आजादी के बाद से ही, तो प्रायः बिहार का चुनाव मुद्दा विहीन हुआ है, रहा है। आप कहेंगे कि नहीं, मुद्दा तो रहते हैं, तो मुद्दा तो रहता है, सही है, लेकिन विकास का मुद्दा नहीं होता कभी भी। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होता बिहार की राजनीति में। आपको मैं बताऊं, अंतिम चुनाव 1989 का लोकसभा चुनाव और 90 का विधानसभा चुनाव था, जब बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव मुद्दों पर हुआ था। इसके अलावे हर चुनाव के अंदर आप देखेंगे गौर से, चाहे किसी की जीत हुई हो या हार हुई हो, परिणाम को प्रभावित किया है केवल और केवल जाति का समीकरण नहीं। और इसी जातिगत समीकरण के कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी पर हमला नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे क्यों? क्या संबंध है राहुल गांधी का प्रशांत किशोर का? तो आप दो तीन चीजों में देखिए समानता क्या दिखेगी। लगातार प्रशांत किशोर, अगर सामाजिक समीकरण को टारगेट करने की बात है, तो प्रशांत किशोर अपनी व्यक्तिगत जातीय पहचान को जरूर छुपाने का प्रयास करते हैं। छुपा सकते नहीं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करते। जब कोई ये कहता है कि आपके बारे में प्रशांत किशोर पांडे कोई बोलता है, तो प्रशांत किशोर इस बात को टाल जाते हैं, मतलब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। प्रशांत किशोर का लगातार प्रयास है कि बिहार में वो मुद्दों पर लोगों को आकर्षित कर सके, मुद्दा बिहार में बना सके। लेकिन एक चुनावी स्ट्रेटजिस्ट होने के नाते, एक राजनीतिक प्रबंधक होने के नाते, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होने के नाते प्रशांत किशोर को पता है
कि ये बहुत ही मुश्किल है। एक चुनाव में संभव नहीं है कि हम मुद्दों को ही केंद्र में ले आए, जाति पीछे छूट जाए, जाति का समीकरण पीछे छूट जाए। इसीलिए आप गौर कीजिए, प्रशांत किशोर लगातार जहां भी जा रहे हैं, दो तीन चीजें कॉमन है जो प्रशांत किशोर में आप देखेंगे हर जगह। प्रशांत किशोर लगातार को ये एहसास है कि बिहार में मुसलमान मतदाता दोराहे पर खड़ा है, अभी दोराहा नहीं बल्कि तिराहे पर खड़ा है। मतलब आरजेडी के साथ जो उसकी परंपरागत दोस्ती थी, उस दोस्ती में दरार आ गई है। ऐसा पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम भी बताता है और 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भी बताता है कि तेजस्वी यादव अब चॉइस नंबर 1 नहीं है मुस्लिम मतदाताओं के लिए। इसीलिए प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार टिकट देने का वादा कर रहे हैं। और मुसलमानों का नाराजगी क्या है तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव से नाराजगी यही है, क्योंकि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है उनका डाटा एनालिसिस करना। डाटा एनालिसिस मतलब आंकड़ों के विशेषज्ञ है वो, ठीक है। तो आंकड़े उनके पास है, उनको पता है किस कारण से किस समुदाय के लोगों ने पिछली बार चुनावों में किस गठबंधन और पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया, और यदि उस गठबंधन से उस वोट को तोड़ना है तो उसके लिए कौन सा गेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे पहले है मुस्लिम मतदाता। और मुसलमानों को तेजस्वी यादव से नाराजगी है इस बात की कि तेजस्वी यादवों को तो उनकी संख्या से अधिक टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो उसमें वो टिकट नहीं देते। और यदि टिकट भी मिलता है तो तेजस्वी यादव मुस्लिम उम्मीदवारों को जिता नहीं पाते। आप 3 चुनाव निकालकर आंकड़ा देख लीजिए, आपको स्पष्ट दिखेगा। 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, आंकड़े गवाह हैं इस बात की। और लेकिन वही मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस से यह शिकवा नहीं है। उसका सबूत मैं बताऊंगा आपको। आप देखिए सीमांचल, जहां सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या है, सीमांचल में क्या हुआ? पूर्णिया निर्दलीय पप्पू यादव डाल दीजिए कांग्रेस के खाते में, जीत गए। वहां यादवों का भी वोट मिला, मुसलमानों का भी वोट मिला, अन्य वर्गों का भी वोट मिला उनको। अररिया आरजेडी लड़ रही थी, हार गई ना। क्यों हार गई? इसलिए हार गई कि वहां पर यादव जाति के लोगों ने आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दोनों मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। किशनगंज भी मोहम्मद जावेद और कटिहार में भी तारिक अनवर। मधुबनी आ जाइए, आरजेडी का दूसरा मुसलमान उम्मीदवार अली अशरफ फातमी हार गए चुनाव, इसलिए कि वहां के यादवों ने बीजेपी के अशोक यादव को वोट दिया। तेजस्वी के कहने पर तेजस्वी के यादव मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। पिछली बार याद कीजिए, आरजेडी की टिकट पर लड़े थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वही हाल हुआ था। इसके अलावा याद कीजिए विधानसभा चुनाव 2020, आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी, बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई आम कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी अपना जो जहां वो रहने वाले हैं गृह क्षेत्र अलीनगर छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए कि वहां के यादवों ने उनका बहिष्कार कर दिया। गए केवटी, जहां पर कि मुस्लिम और यादव को मिलाकर लगभग 55% ज्यादा वोट है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए वहां। बीजेपी के मुरारी मोहन झा को वहां के यादवों ने वोट दिया, लेकिन आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। चलिए बिस्फी विधानसभा सीट, बिस्फी विधानसभा सीट में बीजेपी के भूमिहार जाति के उम्मीदवार को वहां के यादवों ने वोट दिया, लेकिन आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। यह समीकरण है। और इसी कारण से लेकिन जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं उनको मिल जाता है। तीसरा फैक्टर है दलित का। प्रायः और दलित राजनीति राहुल गांधी भी लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं 6 महीने 7 महीने से। वो वोट में भी प्रशांत किशोर के निशाने पर है। आप याद कीजिए पिछला विधानसभा उपचुनाव 4 सीट पर हुआ था ना उपचुनाव। कहां? बेलागंज गया जिला, इमामगंज गया जिला में 2, रामगढ़ सीट बक्सर सुधाकर सिंह ने जो सीट खाली किया था, तराड़ी
जो भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने खाली किया था। सबसे ज्यादा वोट जन स्वराज को कहां मिला? इमामगंज में। कौन थे उम्मीदवार? जितेंद्र पासवान। कारण है उसका, समझिए। बिहार की राजनीति में एक ऐसी कई जातियां खड़ी हो चुकी है जो कि किसी भी कीमत पर यादव जाति के साथ वोट नहीं डालती। अब उसमें अब केवल सवर्ण नहीं रहे, बल्कि सबसे ज्यादा अगर ये संख्या है जो आरजेडी के यादवों के साथ वोट नहीं डालती, उसमें पासवान जाति का है। आप कहेंगे क्यों? उसके कारण है, लगातार जब बिहार की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति के अवसान के बाद, कांग्रेस 90 में, उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में 3 बड़े चेहरे रहे। बड़े चेहरे पोस्ट मंडल के बाद की राजनीति में 3 बड़ा चेहरा बिहार में रहा। स्थानीय बिहार के नेता के रूप में शरद यादव को बिहार में मत काउंट कीजिए, बिहार के रहने वाले नहीं थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तीसरा रामविलास पासवान। लालू प्रसाद यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे पति पत्नी मिलकर। नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। और एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, नीतीश कुमार भी इस खतरा से वाकिफ थे, इसीलिए नीतीश कुमार ने दलित समाज के अंदर सोशल इंजीनियरिंग किया था। पासवान के अलावे 21 जातियों को महादलित बना दिया था। एक तरह से रिएक्शन कराया था पासवानों के खिलाफ, क्योंकि मालूम था कि पासवान रामविलास पासवान को, माने रामविलास पासवान से गैर पासवान दलित को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने वो सोशल इंजीनियरिंग किया था। इसीलिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया था, जिससे कि दलित को रामविलास पासवान से तोड़ा जा सके। तो पासवान समाज एक ऐसा समाज है जो कि अब बिहार में सत्ता की हिस्सेदारी मांगना चाहता है। तो इसीलिए प्रशांत किशोर के निशाने पर भी दलित है, कांग्रेस के निशाने पर भी दलित है, मुसलमान कांग्रेस के भी निशाने पर है, प्रशांत किशोर के भी निशाने पर है। इसीलिए राहुल गांधी की लगातार आप देखेंगे हर मांग पे, राहुल गांधी के मांग पे सहमति है प्रशांत किशोर की। और नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें सवर्ण है, जिसमें गैर यादव पिछड़ा समाज है। वो चाहते हैं कि ये वोट न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब वो गोलबंद नहीं हो जन स्वराज के खिलाफ कहीं भी। जिस किसी भी विधानसभा सीट में उनके जीतने की स्थिति है, मतलब प्रशांत किशोर से अगर दोस्ती नहीं करे तो दुश्मनी भी नहीं करे। इसीलिए, और वैसे मतदाता क्या है, हिंदुत्व के नाम पर एकजुट है। आप गौर करके देखिए, वो एकजुट है हिंदुत्व के नाम पर, नरेंद्र मोदी से भावना जुड़ी है। इसीलिए प्रशांत किशोर बीजेपी के स्थानीय नेताओं को टारगेट कर रहे हैं बिहार में। स्थानीय नेताओं को, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, ऐसे लोगों को लगातार टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिससे कि उनके मन में यह भाव आए कि नरेंद्र मोदी तो ठीक है, लोकसभा में चलेगा, लेकिन विधानसभा में नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी के नेता सबके सब भ्रष्ट हैं। वैसे मतदाताओं को प्रशांत किशोर अपने पाले में लाना चाहते हैं। यह प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है। इसीलिए प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी पर चुप्पी है, राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। हर मांग का राहुल गांधी का, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, हर मुद्दे पर आप देखिए लगातार प्रशांत किशोर राहुल गांधी के समर्थन में है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।